आज हमारे साथ एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने उस सीट पर जीत दर्ज की जिसे कभी मिनी चंबल कहा जाता था, जहां दशकों तक कुख्यात डकैत ददुआ का प्रभाव रहा। और मुकाबला भी किससे था? ददुआ के बेटे वीर सिंह से। भाई नहीं है, किसी डरता होता नहीं। लोग इन्हें बेबाक नेता कहते हैं। कुछ लोग जो है ददुआ को भगवान मानते हैं, कुछ लोग डकैत कहते हैं। आपकी नजर में ददुआ क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत ही हो रहा है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी आपको चाचा कहते हैं, चाचा क्यों बोलते हैं? मेरा भी माननीय मंत्री जी से बहुत दिनों से लगाव था। में आपने कितने प्रतिशत कमीशन लिया और कितना बचाया? ठेकेदार हो, उससे कमीशन हम कैसे ले लेंगे? का शायद पैर फ्रैक्चर हो गया था और आप बैसाखी के सहारे खेतों में पगडंडियों में चल रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे। इतना जुनून जनता के प्रति। सर, ऐसे कौन से 3 बड़े काम हैं जो आपकी विधानसभा में दशकों से नहीं हुए थे, लेकिन जब आप विधायक बने तो आपने उनको कर दिखाया? जनता मुझसे कहती विधायक जी इसको बनवाइए, पत्रकारों को दिखाई नहीं जाते हैं। गांव की जनता बताएगी जिसका कोई राजनीतिक दल से मतलब ना हो। क्या सपना है अभी आपका जीवन में, क्या करना चाहते हैं? जितने लोग बेकार में सोचते हैं उनको तो मैं चाहता हूँ वो सपना सोचबे न करें। क्या लगता है 2027 में अपना दल और भाजपा के गठबंधन की गले में जाएगी ये सीट? अब आपके साहब ने तो फोन में लिख दिया बहुत बड़ा नेता हूँ मैं, लेकिन गाँव वाले घर के बगले वाले आपके साथ नहीं है। कौशाम्बी के बड़े नेता इंद्रजीत सरोज हैं, वो कहते हैं कि भगवान में दम होता तो वो मंदिर मुगल नहीं तोड़ पाते, अंग्रेज नहीं लूट पाते मंदिरों को। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि नेताओं के 2 चेहरे होते हैं, एक घर के लिए और एक बाहर जनता के लिए? समय समय पर दोनों चेहरों का अपना अपना प्रयोग करते हैं। आपके पास भी हैं 2 चेहरे? हम मालिक के पास जाने में बहुत होशियार रहने की जरूरत है। और जनता के सामने जाने कि मैं सौगंध खाता हूँ। सर, राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डर या दबदबा या प्रेम? आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन कौन सा था? जब मैं पैदा हुआ तो वही सबसे बड़ा दिन था। मैं अपने जीवन में कभी दुखी हुआ ही नहीं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 2022 के चुनाव में ऐसा उलटफेर किया जिसकी चर्चा पूरे बुंदेलखंड में हुई। बिना किसी बड़े राजनीतिक अनुभव के महज 15 दिनों के चुनाव प्रचार में उन्होंने मऊ मानिकपुर जैसी उस सीट पर जीत दर्ज की जिसे कभी मिनी चंबल कहा जाता था, जहां दशकों तक कुख्यात डकैत ददुआ का प्रभाव रहा। और मुकाबला भी किससे था? ददुआ के बेटे वीर सिंह से। लोग इन्हें बेबाक नेता कहते हैं। कहा जाता है कि गरीबों की मदद ये बिना कैमरे और बिना प्रचार के करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनके करीबी संबंधों की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में भी खूब होती है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं मऊ मानिकपुर से विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी उर्फ लल्ली महाराज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, 2022 में आप बिना कोई बड़े राजनीतिक अनुभव के 15 दिनों में चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। कैसे कर लिया आपने? 2022 में, उसके पहले मेरे चाचा रमेश चंद्र द्विवेदी जो है सांसद थे और विधायक भी थे। मेरे घर का संबंध राजनीति से बहुत दिन से है। उसी संदर्भ में 2022 को टिकट मुझको मिला, मैं विधायक का टिकट मिल गया, चुनाव लड़ा और जीत गया। सर, 15 दिन पूरी विधानसभा में पहुंचना, लोगों से मिलना, ये बहुत बड़ा काम है। 15 दिन में रामनगर और मऊ ब्लॉक मेरा पहले से परिचय था, मानिकपुर में कम था। और 15 दिन के समय विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम नहीं होता है। पब्लिक जो है वो हवा के हिसाब से चलती है और वोट देती है। सर, आपने चुनाव ऐसे इलाके से लड़ा जहां ददुआ जैसे कुख्यात डकैत का दशकों तक प्रभाव था। आप उसके बेटे के सामने चुनाव लड़े, डर नहीं लगा आपको? मुझे कोई डर नहीं लगा। ये चुनाव है, सब पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं और जनता वोट देती हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं रहती है। सर, कुछ लोग जो है ददुआ को भगवान मानते हैं, कुछ लोग डकैत कहते हैं, तो उसके बारे में तरह तरह की लोग चर्चा करते हैं। आपकी नज़र में ददुआ क्या था? अब जब जो आदमी समाप्त हो गया है उसके संबंध में बात करना उचित नहीं होगा। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बिना डरे और बड़े बेबाक अंदाज में बोलते हैं, तो इससे राजनीति में आपको फ़ायदा मिलता है या नुकसान झेलना पड़ता है? बेबाक मैं बोलता हूँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन राजनीति में फ़ायदा भी मिलता है और इससे नुकसान होने के कोई चांस नहीं रहते हैं। पब्लिक की बात को बेबाक रूप से रखना चाहिए। अगर हम पब्लिक की बात को बेबाक रूप से नहीं रख पाएंगे तो फिर पब्लिक जो है उसका हम काम नहीं कर पाएंगे। सर, आप राजनीति में सक्रिय नहीं थे, अपने जीवन में कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था,
लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्यों लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? मुझे ये लगा कि मैं रामनगर और मऊ ब्लॉक में मेरा संबंध पहले से था, मानिकपुर ब्लॉक में मेरा कम संबंध था। लेकिन जब मैं यहाँ देखा कि बहुत मेरे पहले भी विधायक आए, लेकिन जनता का काम वो लोग भी करते थे, तो मैं भी अगर इसी तरह जनता का काम करूं, गरीबों का काम करूं, तो सबसे ठीक रहेगा। और मैं बिना विधायक के इस काम को कर नहीं सकता, इसीलिए मैं विधायक बनने का सपना सजोया। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपके बहुत नज़दीकी संबंध हैं, इसकी चर्चा भी खूब होती है, तो इतने प्रगाढ़ संबंध कैसे बन गए आपके? माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा जल की तरह पवित्र आदमी है। मैं विधानसभा में था, उन्होंने कहा कि मुझे एक तखत चाहिए, एक कंबल चाहिए, और तकिया मैं हाथ का ही लगा लेता हूँ। जब ऐसा मुख्यमंत्री भगवान की कृपा से मुझे मिला, तो उसी के राह पर चलने का मैं सोचा, और उसी राह चल के विधानसभा में अपने कार्यों को मैं निभाया। मुझे खुशी है कि मेरे विधायकी काल में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं। आपको इतना क्यों मानते हैं वो? जब आप टाइम मांगते हैं मिल जाता है, जब आप कोई लेटर में अपना काम मांगते हैं तो आपके आने से पहले मिल जाता है। मैं कभी भी मुख्यमंत्री से ऐसे नहीं मिलता, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं रहता होगा। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत बिजी रहते होंगे वो, इसलिए जब मैं देता हूँ मिल लेते हैं सामाजिक काम के लिए। और मानिकपुर विधानसभा में जो भी विकास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत ही हो रहा है। मैं तो केवल उनको पत्र देता हूं, मेरे पत्रों को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करने में वहां से पैसा भेजते हैं, तो मानिकपुर विधानसभा का विकास होता है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी आपको चाचा कहते हैं और कई बार सबके सामने भरे मंच में भी बोल देते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? चाचा क्यों बोलते हैं? वो हमारे घर से बहुत पहले से ही उनके बाबा के समय से माननीय मंत्री जी के लगाव था। मेरा भी माननीय मंत्री जी से बहुत दिनों से लगाव था, तो इसलिए मुझको चाचा कह देते हैं। सर, आपने अभी पॉडकास्ट से पहले कहा कि आपने पिछले 4 सालों में लगभग 350 करोड़ रुपए से अपने विधानसभा में विकास कार्य कराए। मैं ईमानदारी से आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें आपने कितने प्रतिशत कमीशन लिया और कितना बचाया? देखिए, जो भी काम होते हैं इनके सबके टेंडर होते हैं, सरकार का कानून और कायदा है। जब टेंडर सिंचाई विभाग करता है, PWD करता है, और विभाग जब और रोड का काम करते हैं, तो इसमें कमीशन की बात कहाँ आती है? कमीशन जब टेंडर होगा, कोई ठेकेदार होगा, उससे कमीशन हम कैसे ले लेंगे? इसलिए जो भी ये बात हो रही है, ये मुझे तो लगता है भाई कोई कमीशन नहीं होता, मुझे पूरी स्थिति की जानकारी नहीं है। कई बार आरोप लगाते हैं कि नहीं इसमें इतना कमाया गया, ये इसमें इतना अधिकारियों ने लूटा, भ्रष्ट की और भ्रष्टाचार किया, तो आपके विधानसभा में क्या कहानी है इसकी? अब मेरे विधानसभा में अगर मैं इस तरह का काम करता तो पता लगाता कि भाई कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। मैं जब इस तरह के काम नहीं करता तो पता लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। सर, एक वीडियो हमने देखा था काफ़ी पहले, आपका शायद पैर फ्रैक्चर हो गया था और आप बैसाखी के सहारे खेतों में पगडंडियों में चल रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे। इतना जुनून जनता के प्रति कि डॉक्टरों ने कहा होगा आराम नहीं, करिए। जनता का जुनून है, मेरा नहीं है। जनता मुझको बुलाएगी, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो मुझको जाना पड़ेगा। कैसे नहीं जाएंगे भाई? कोई निमंत्रण देगा, कोई बुलाएगा कि आइए, तो मेरा पैर जो है ठीक हो गया था, लेकिन बैसाखी की जरूरत मुझको थी। लेकिन जब प्रेम में लोग बुलाएंगे, किसी भी विधायक को बुलाएंगे, कोई भी आदमी आएगा कि बुलाए कि भाई विधायक जी प्रेम से आइए, तो जाना पड़ेगा। डर नहीं लगता था कि कहीं फिर गिर गए? फिर नहीं, डर नहीं लगता था। मेरे अगल बगल आदमी खड़े रहते थे, मैं 2 डंडा लिए रहता था मैं। अब उसमें कोई गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए मैं जब लोग मुझको बुलाए तो उनके यहाँ जाना पड़ता था। सर, ऐसे कौन से 3 बड़े काम हैं जो आपकी विधानसभा में दशकों से नहीं हुए थे, लेकिन जब आप विधायक बने तो आपने उनको कर दिखाया? एक काम सबसे पहले मऊ और परदवा का था, जो ये काम बहुत दिनों से नहीं हुआ था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-5 पुल दिए, रोड को चौड़ा कर दिया। ये काम बहुत दिन से जनता का पड़ा था। जनता मुझसे कहती विधायक जी इसको बनवाइए, मैं लग करके पूरा मुख्यमंत्री को दे करके उसको बनवाया। दूसरा, नहरों में मानिकपुर विकास खंड में बांधों में पानी तो रहता था, लेकिन हर जगह वो पानी पहुंच नहीं पाता था। अंग्रेज़ों के समय के बांध बने हैं, जो बांध आज भी काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला कि महाराज अगर यहाँ से यहाँ इसको जोड़ दिया जाए, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया जाए, तो ये पानी वहाँ बांध में जा सकता है, सब बांध भरे जा सकते हैं
उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ और 11 करोड़ स्वीकृत कर दिए, और स्वीकृत करने के बाद आज मौके पर नहरों का काम चल रहा है, जो कभी नहीं हुआ था। सर, कहा जाता है कि आपके परिवार से पूर्व 4 मुख्यमंत्रियों के संबंध रहे। ऐसी क्या खासियत है आपके परिवार में कि 4? हमारे बाबा बहुगुणा जी के समय से राजनीति करते थे, तब तो मैं बहुत छोटा था, सन 75 की बात है ये। तो बहुगुणा जी के बाद फिर विश्वनाथ प्रताप आए, फिर नारायण दत्त तिवारी आए, कांग्रेस में थे हमारे घर के लोग, और फिर उसके बाद भाजपा से हमारे चाचा को टिकट मिल गया 91 में, विधायक नरैनी बन गए वो। तो हमारा संबंध पहले से इस घर का राजनीति से था। सर, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग किसी को 500 रुपए की भी मदद करते हैं तो उसकी फ़ोटो खिंचवाते हैं, 4 जगह उसको पोस्ट करते हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप बंद मुट्ठी से गरीबों की मदद करते हैं। कई बार तो आपने लाखों की मदद की और लिफाफा दिया, चेक दिया, लेकिन उसकी कहीं कोई फ़ोटो नहीं आई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं किसी को, तो जनता कैसे जानेगी कि आपने उनकी मदद की और आप अच्छे आदमी? नहीं, मैं जनता के जानने के लिए काम नहीं करता। मैं इस काम को देता हूँ, इसलिए दे देता हूँ गरीबों को कि इसके पास दंड है, भगवान ने इसको दंड दे दिया है, अगर कुछ इसको मिल जाएगा तो इसकी दवा हो जाएगी। ये परेशान है तो उसको कपड़े मिल जाएंगे। और दान जो है वो चुप्पे से दिए जाते हैं, टीवी और पत्रकारों को दिखाई नहीं जाते हैं। मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, मियाँ के थे, एक मियाँ जी बोल रहे थे, जब उनको दान दे रहे थे तो पूरा हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके दिया कि कोई देख ना पावे। मैं मियाँ जी से पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हैं? कह रहे हमारे धर्म में लिखा है कि एक हाथ दान करता है और दूसरा हाथ उसको देखने ना पावे, तब दान होगा। ये मैं दिखावे के लिए कोई काम नहीं करता। सर, 2027 की तैयारी शुरू कर चुके हैं आप, या अभी सिर्फ काम पर फोकस है आपका? अभी 27 को तो 8-9 महीने बाकी है। 4 साल में पब्लिक के बीच में रहा, गांव-गांव में मैं गया, लोगों से मेरा संपर्क हुआ, और अभी भी मैं उसी तरह अपना दौरा कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों का काम भी कर रहा हूँ। विधायक निधि का, बुंदेलखंड निधि का जो पैसा था उसको भी मैं, सरकार ने मुझको दिया, मैंने विभागों को दिया, विभाग उसके टेंडर करा रहे हैं, और जिसको जहाँ जो मिलता है अपना लेता है। मुझसे इससे मतलब नहीं है किसको टेंडर मिला, किसको नहीं मिला, क्या मिला। सर, आप अपनी विधानसभा में जब से विधायक बने हैं तब से आपने कितना काम कराया, और अभी कितने काम होने बाकी हैं जो आपकी नज़र में है, आपके दिमाग में है कि अभी इतना काम और कराना है? देखिए, विधानसभा में अगर आप घूमेंगे, चलेंगे, तो अभी 50 साल लगेगा इसको सही होने में, इसलिए कि पूरे एरिया जंगल का है और पानी है नहीं। मानिकपुर ब्लॉक में 400-600 फुट गहरा तुम गड्ढा करो तो भी पानी नहीं निकलता। अभी सरकार ने इस जल से नल की योजना जो ले आई है उसका काम प्रकृति पर चल रहा। अगर ये योजना सफल हो गई सरकार की, तब पानी की समस्या दूर होगी। लेकिन बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, चेक डैम बनने चाहिए, नदी चारों तरफ पहाड़ों में बह रही है, तो ये जल्दी नहीं होगा। एक ही विधानसभा नहीं है, 400 विधानसभा, 25 विधानसभा है, उसमें कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री जी देंगे। इसलिए अवसर मिलाकर के जहाँ जो जरूरी काम रहता है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, उसी का विकास होता है। 27 में आपको फिर से टिकट मिला और आप चुनावी मैदान में उतरे, तब जनता से क्या कहकर वोट मांगेंगे? जनता मुझको खुद चाहती है। जनता को मैं बता चुका हूँ कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, क्या काम करता हूँ। आप गांव में जाके पूछिए, गांव की जनता बताएगी, जिसका कोई राजनीतिक दल से मतलब ना हो। गांव में जाइए, जो इनका राजनीतिक दल से मतलब नहीं, उनसे आप मिलिए, तो जनता बताएगी कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे मिलता हूँ, कैसे लोगों की सेवा करता हूँ। तो जनता से पूछने, जनता क्योंकि जनार्दन है। सर, आप काफ़ी उम्र के हो गए हैं, क्या सपना है अभी आपका जीवन में? क्या करना चाहते हैं? कोई गोल, कोई लक्ष्य? सपना तो बहुत लोग सजाए रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो पूरा हो या ना हो उसके हाथ में है। सोचते तो लोग खुद है कि हम बहुत बड़े आदमी जान जाए, लेकिन जीवन खत्म हो जाता है, बन नहीं पाते हैं। ये सब मालिक के हाथ में है। सपना दिल में आने से कोई फायदा नहीं है, जब आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भाई, ये शरीर आपका है, ये भी आपका साथ नहीं देता। आँख आपकी है, जवाब दे गई। कान आपका है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सपना सजोने से क्या फ़ायदा है? लेकिन कोई सपना तो आता होगा जहन में। कोई सपना नहीं आता। सपना जितने लोग बेकार में सोचते हैं, उनको तो मैं चाहता हूँ कि वो सपना सोचबे न करे। सब भाग्य में लिखा होगा तो होगा, अगर नहीं लिखा तो कुछ नहीं। सपना सोचने से क्या फ़ायदा है?
मऊ मानिकपुर विधानसभा की जनता से अगर मैं कहूं कि कोई इस मंच से आप अपील करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? जनता से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा। पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मानिकपुर विधानसभा है इसमें जनता खुशी रहे। अब मेरा बसे नहीं है, नहीं तो मैं मालिक से कहता हूँ कि सरकारी बहुत गरीब आदमी है, इनके ऊपर कुछ उद्धार करो। मेरे यहाँ विधानसभा में लोगों के पास घर रहने के लिए नहीं, बहुत लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलोनी दिया है, आवास दिए हैं, लेकिन अगर एक घर में 3 लड़के हैं तो 2 को दे दिया, 2 की तैयारी चल रही है। तो आवास तो मिल जाएंगे, ज़मीन कहाँ मिलेगी? लोग घर बनाएंगे कहाँ? आवास तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं है। पब्लिक की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि 10-50 साल के बाद घर बनाने की जगह नहीं रह जाएगी, खेती करने के लिए जगह नहीं रह जाएगी, घर बनाने की तो छोड़िए। क्या लगता है 2027 में ये अपना दल और भाजपा गठबंधन की गले में जाएगी ये सीट? अब ये तो जो बड़े नेता हैं, जो मेरे नेता हैं आशीष भैया, ये तो वो विचार करेंगे और ऊपर का मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। चूँकि आप गठबंधन की सीट से विधायक हैं तो पूरे 4 सालों में कभी ऐसा टकराव नहीं हुआ कि अपना दल वालों ने कहा हो कि नहीं आप हमारी फोटो नहीं है, भाजपा वालों ने कहा हो यहाँ पे हमारी फोटो नहीं, इस कारण नहीं, इसमें कभी टकराव भी? इसमें कोई टकराव होने की ज़रूरत नहीं है। जब जहाँ मैं लगा हुआ दोनों दल का फोटो है, बड़े बड़े नेता सबका फोटो रहता है उसमें, तो टकराव होने का क्या सवाल है? अभी आपने अपने विकास कार्यों की लिस्ट की एक होर्डिंग लगवाई जगह जगह। मैं देख रहा था कुछ लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कर रहे थे कि ये काम तो मिला ही नहीं, हुआ ही नहीं, हमें इसका फ़ायदा ही नहीं हुआ, ये ऐसे ही लिखवा दिया। ऐसे कोई भी काम उस पर नहीं लिखा। ये जो लोग दूसरे दल के लोग हैं इसमें ढूंढ करके इसी तरह लिखते रहे हैं, ये फ़ोन आपका है, इसमें चाहे आप जो लिख दीजिए, इसकी कोई कीमत उम्मत नहीं रहती। आपके हाथ में फ़ोन है, चाहे जो लिख दीजिए, इसको कौन रोक पाएगा? अब आपके साथ ने तो फ़ोन में लिख दिया कि बहुत बड़ा नेता हूँ मैं, लेकिन गांव वाले, घर के बगले वाले आपके साथ नहीं है। ये पब्लिक थोड़ा जानती है कि आपके साथ कोई नहीं है। फ़ोन आपका है, जो चाहिए तो लिख दीजिए। सर, लोग कहते हैं आपको भगवान पर बहुत आस्था है, आप कोई भी काम करते हैं तो भगवान के बिना पूजा अर्चना किए नहीं करते। ये बात आप ठीक बोल रहे हैं। भगवान को तो पूरी दुनिया मानती है। अभी हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अयोध्या में इतना बढ़िया राम मंदिर बनवा दिया है कि आप भी जाइए उसको देखिए, तो लग रहा है कि मालिक बोलने वाला है। भगवान की कीमत तब होती है जब अस्पताल में डॉक्टर चारपाई में लेट जाओ और डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हारा गुर्दा खराब है, तब भगवान के अलावा लड़के भी मदद नहीं करते हैं, केवल भगवान ही मदद करता है, तभी गुर्दा सही होता है। सर, लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जो रामचरितमानस की प्रतियों को जलाते हैं। आपके कौशाम्बी के बड़े नेता इंद्रजीत सरोज हैं, वो कहते हैं कि भगवान में दम होता तो वो मंदिर मुगल नहीं तोड़ पाते, अंग्रेज नहीं लूट पाते मंदिरों को, भगवान खुद ही बचा लेते। मंदिरों में ताकत जो नहीं लोग है। बोल रहे हैं वो केवल वोट के लिए है। अच्छा, वोट उनको मिले तो कुछ भी बोल सकते हैं, और जब अपने घरों में जाते हैं तो पूजा करते हैं, फिर वहाँ नहीं बोलते। फिर जाएंगे मालिक के पास, हाथ जोड़े वहीं खड़े रहेंगे, सरकार बचाओ, नहीं मर गए। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि नेताओं के 2 चेहरे होते हैं, एक घर के लिए और एक बाहर जनता के लिए? ये सबके लिए, सबके पास 2 चेहरे, केवल नेता के पास नहीं है। समय समय पर दोनों चेहरों का अपना अपना प्रयोग करते हैं। आपके पास भी हैं 2 चेहरे? हमारे पास 2 चेहरे हैं, इसलिए कि एक राजनीति में जाता हूँ, दूसरा भगवान के पास जाता हूँ तो आस्था से जाता हूँ, गरीब बन के भगवान के पास जाता हूँ। भगवान ने ही मुझको सब कुछ दिया, अगर उसकी नज़र टेढ़ी हो जाए तो 1 घंटे के अंदर सब ले सकता है। सब लोग इस पर विचार करते हैं, तो मालिक के पास जाने में बहुत होशियार रहने की जरूरत है। और जनता के सामने जाने? और जनता के सामने तो जनता मनुष्य है, अपनी बात वो कहेगी, अपनी बात मैं कहूँगा, तो दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, तो काम सही हो जाएगा। क्या लगता है 2027 में जीत जाएंगे चुनाव? अभी ये तो जनता बताएगी, मेरा अपने से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सर, 2022 से पहले आप विधायक नहीं थे, तो एक सामान्य जीवन रहा होगा आपका। विधायक बनने के बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया? चूंकि मेरा जीवन सामान्य आज भी है, जीवन में कोई परिवर्तन मेरे नहीं हुआ। बस ये हुआ कि जनता के बीच में मैं जाता हूँ तो टाइम मेरा जो है बहुत लगता है। अभी मैं सुबह से बैठा था 8 बजे से, अभी आप लोग देख रहे हो मैं 1 बजे खाली हुआ हूँ। मेरा काम है जनता की सेवा करना, उससे जो समय बचता है फिर मैं निकालता हूँ। मैं घर परिवार को कितना समय दे पाते हैं? घर परिवार तो मेरे पास ही रहता है। कभी ऐसा हुआ कि
लगा हो कि बहुत इसमें टाइम वो लगता है, हम अपना समय नहीं दे पाते, बीवी बच्चों को नहीं दे पाते, त्योहार अच्छे से नहीं मना पाते, कभी ऐसा लगा कि छोड़ देना? इसमें कोई रोक नहीं है कि त्योहार न मनाओ आप। दीपावली कहाँ होती है आपकी? दीपावली चित्रकूट में। मैं परिक्रमा करता हूँ कामतानाथ का, फिर मैं वृंदावन जाता हूँ, 3 दिन वृंदावन में रहता हूँ, तीसरे 4 दिन में लौटता हूँ, अयोध्या जाता हूँ टाइम निकाल के इसी में से। मैं जनता से जैसे मेरा टाइम बचा तो अपना समय भगवान पर बहुत ज़्यादा लगाता हूँ, इसलिए कि सब कुछ संसार पूरा मालिक के सारे पर चल रहा है। अगर उसकी नज़र टेढ़ी हुई पूरा संसार सपा चढ़। आप हमेशा खुश दिल रहते हैं, खुश रहते हैं, क्या चुनाव के समय भी आप ऐसे ही खुश रहते हैं जब एकदम कहते हैं आज अंतिम रात है, आज काट मार की मेरे ऊपर कुछ नहीं लागू होता, चुनाव के समय में वैसे खुश रहता हूँ। अब मालिक के हाथ में जो चाहेगा वही करेगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जो आदमी हो। टेंशन नहीं लेते थोड़ा? कोई टेंशन है ही नहीं कुछ। अरे आपने पैसा खर्च किया, मान प्रतिष्ठा सम्मान दांव पे लगा है, ये एक ठीक दिन है, बचा ये तो काम है, ये तो काम है। इलेक्शन लड़ना, जीतना, हारना, ये सब चलता रहता है, ये सब नियम है, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। विधायक बने थे, पहली बार आप चुनाव लड़े और जीत गए, कितना खुश हुए थे? मुझे तो मैंने ज़्यादा खुश था ना, मुझे गम था। ये हुआ कि जनता ने वोट दिया, मैं जीत गया, अब मैं जनता की सेवा करूंगा, इसमें गम और खुश होने का कोई सवाल नहीं। विधानसभा में आपको पहली बार बोलने का मौका मिला होगा, कैसा महसूस कर रहे थे? विधानसभा में जब मैं शपथ लिया तो भगवान की सौगंध खवाई गई वहाँ, कि मैं सौगंध खाता हूँ कि जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा, मैं सही करूँगा, संविधान के प्रति जो कहेगा उसी के हिसाब से चलूँगा, उसी के हिसाब से मैं जनता के बीच में रहता हूँ और चलता भी हूँ। हम आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलना चाहेंगे। इसमें आपको बहुत शॉर्ट शब्दों में उत्तर देना है, कई बार तो हाँ या ना में उत्तर देना है। सर, आज की राजनीति में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? पैसा, जाति या शीर्ष नेताओं से संबंध? जो 3 बात है आप ये बोले जी। कि तीनों आपकी सही नहीं, इसमें सर्वोपरि जनता जनार्दन है, जो चाहेगी वही करेगी वो। सर, राजनीति में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? डर या दबदबा या प्रेम? राजनीति में सबसे ज़्यादा जरूरी प्रेम है। सर, एक विधायक को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मीडिया से, हाई कमान से या फिर जनता से? जनता से। आपका फेवरेट नेता कौन है? आशीष पटेल जी। जनता आपके लिए क्या है? जनता हमारे लिए भगवान है। आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन कौन सा था? सबसे बड़ा दिन तो जब मैं पैदा हुआ तो वही सबसे बड़ा दिन था। उसके बाद बड़ा दिन है आपके जब जीवन मिला, वही बड़ा दिन है। उसके बाद उसके बाद तो धीरे धीरे प्रगति होती है, प्रगति होने के बाद पदोन्नति भी हो सकती है, वो तो सब भगवान के हाथ में। अगर बढ़ाएगा तो बढ़ोगे और घटाएगा तो घट जाओगे। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे? मैं अपने जीवन में खुश कब हुआ था ये तो मुझे खुद ही नहीं मालूम, और कोई नहीं बता सकता खुश कब हुआ था। कोई आदमी, मनुष्य नहीं बता सकता कि मैं अपने जीवन में कब खुश हूँ और कब दुखी हूँ। दुखी तो बता सकता है, खुश नहीं बता सकता। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी कब हुए? तो कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा कारण रहा? मैं अपने जीवन में कभी दुखी हुआ ही नहीं। सर, अपने घर परिवार में आप किसी से डरते हैं? घर परिवार में मैं सामंजस्य से रहता हूँ, उसमें डरने की जरूरत है। सब लोग अपने घर परिवार में डरते हैं। दादा, मम्मी, पापा? हमारे पिताजी भाई नहीं है, लेकिन मैं किसी से डरता होता नहीं। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए और पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी लाइव और कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत।